Hello everyone, this is Aditya Kesharwani. Welcome to my YouTube channel, Sapin Tutorials. So today I had invited a guest. Her name is Nista Saxena. Basically, she had secured All India Rank 8 in ICT Mumbai. Also, she had cleared ISET TVM interview. Also, she had appeared for ISET Bhopal interview. And one more interview actually मैं भूल रहा हूँ. So yeah, Nista Saxena, अपने बारे में कुछ बताओ और कौन-कौन से तुमने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं? Yes, hello everyone. So my name is Nishtha Saxena, and I have completed my BSc from chemistry from Amity University, Lucknow, and I have secured All India rank 920 in IIT JAM 2021, and I have cleared all the interview rounds of ISET EVM, and I have got selected for it. And I have also cleared my ICT Mumbai entrance exam, and my overall rank was 8 in ICT Mumbai. And I was also shortlisted for ISET Bhopal interview and JNCSR Bangalore interview. And I have got NIT Calicut also. So that's what. तो मतलब मैं तो यही सोच रहा हूँ इसने इतने इंटरव्यूज दिए इतने सिलेक्शन हो गए इसके तो मतलब मैं तो खुद भूल गया था कि कौन कौन से हैं सो अच्छा निष्ठा एक चीज ये बताना मतलब तुम्हारी जर्न में अच्छी रैंक नहीं आई थी है ना मतलब एक अच्छी रैंक नहीं कह Yes, सकते yes. तो हाँ. मतलब उसके बाद तुम्हें ये कैसे क्योंकि अक्सर होता है स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं यार रैंक अच्छी नहीं आई तो मतलब उसके बाद तुम्हें ये कैसे आया कि यार मैं इस तरीके के इंटरव्यूज में अपना एक्सपीरियंस मतलब इंटरव्यू दूंगी एंड आईसीटी का मुंबई में तुम्हारी बहुत अच्छी रैंक है सो मतलब एक वो मोटिवेशन कैसे आई जब ये रिजल्ट जैम का आया? यस, सो एक्चुअली हुआ क्या था कि जब मैंने आईआईटी जैम की प्रिपरेशन अपने सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दी थी. ओके तो मतलब मैंने कुछ कोचिंग्स यहाँ पे ज्वाइन करी तो थी, पर मतलब मुझे इतना समझ नहीं आ रहा था उन टीचर्स जो भी मतलब वो पढ़ा रहे थे. तो फिर मैंने सोचा कि अब जो भी करना है सेल्फ स्टडी से करना है. तो ओके मैंने जो अपनी प्रिपरेशन करी है वो आईआईटी जैम की वो सेल्फ स्टडी से करी थी. तो फिर धीरे धीरे मैंने मतलब बेसिक से स्टार्ट करा, फिर उसको एडवांस लेवल तक मैंने पूरा पढ़ा. फिर उसके लिए मैंने जो है बस एक वो कोर्स खरीद लिया था, जहाँ पे मतलब मुझे बुकलेट टाइप का मिल जाए कि कोर्स मतलब आईआईटी जैम में क्या क्या है. प्रैक्टिस करने तो के लिए कुछ यस यस. फिर लास्ट अराउंड अक्टूबर या नवंबर के अराउंड मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, ये देखने के लिए कि मैं कितना कर पा रही हूँ. तो हाँ, कभी कभी ऐसा होता था कि जो मार्क्स आते थे मेरे कभी कभी टेस्ट में वो अच्छे नहीं होते थे, तो बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाती थी. तो एक मतलब कभी कभी लाइफ में सिचुएशन आती है जब आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हो, मतलब ऐसे मार्क्स देख के तो और लगता है कि अब तो शायद आईआईटी एग्जाम तो नहीं होने वाला, इतने सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं. तो फिर एक वो होने लगता है, पर मतलब अपने मोटिवेशन किट से भी की हेल्प से भी, और मतलब मेरे कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने मुझे ये पूरे आईआईटी एग्जाम की जर्नी में की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करी है, उन्होंने बहुत मोटिवेट करा. तो जब मैंने 10 इयर्स लगाना स्टार्ट करा था तो मतलब मुझे लगने लगा था कि हाँ, मेरा आईआईटी एग्जाम क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छी रैंक से होगा. तो मतलब मुझे काफी कॉन्फिडेंस था, पर जब मैं एग्जाम हॉल में गई तो मैंने देखा कि इतना ज्यादा ज्यादा टाइम लग रहा है मुझे, कुछ मैं गड़बड़ कर रही हूँ क्या, क्योंकि हो सकता है कि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे बैठ के दे रही हूँ एग्जाम अपना, तो इस वजह से हो सकता है. पर फिर जब मैं देकर आई थी एग्जाम तो इतना अच्छा नहीं हुआ था एग्जाम मेरा. तो मुझे पता था कि मेरी रैंक भी इतनी अच्छे आने वाली तो नहीं है कि मुझे आईआईटी टॉप की आईआईटीज मिल जाए. तो देन आई डिसाइडेड कि मेरे पास और भी तो अपॉर्चुनिटीज है. मैं एक चीज को लेके अगर डिप्रेस हो जाऊंगी, जैसे बहुत स्टूडेंट्स का होता है कि अगर आईआईटी एनआईटी नहीं मिला तो सब कुछ खत्म है. पर ये तो बस अभी स्टार्टिंग है हमारी, अभी हमको तो मतलब इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कि अभी जैसे मेरा इतने सारे कॉलेजेस में हो गया, मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ किसमें. तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती हैं, मतलब आप अपने आप को आप मोटिवेट करते रहो कि हाँ, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है और कुछ अच्छा करना है. तो अगर आप ये सोचोगे तो आप कहीं भी रहो, मतलब किसी भी कॉलेज से पढ़ो, आप डेफिनेटली जो है आप अचीवमेंट जो है आपके हाथ में होगी.
तो अच्छा मुझे एक चीज ये बताना, तुमने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की, मतलब एग्जाम हॉल में ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ कि पेपर अच्छा नहीं हो पाया? बिकॉज तुमने सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही रखा था, तुम्हारी प्रिपरेशन भी अच्छी खासी, तो मतलब वो मिस्टेक क्या थी? तुम्हें क्या लगता है कि तुमने कहाँ पे गलती की? यस, मेरी थोड़ा सा ये हो गया कि मैं वहां पे जाके थोड़ा सा नर्वस हो गई, क्योंकि ओके। जो एनएटी वाला पार्ट था वो काफी लेंदी था, मतलब उसमें कैलकुलेशंस बहुत लंबी थी। और जो मैंने कर रखा था 10 ईयर से प्रैक्टिस, उसमें मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस है, तो मैंने भी कैलकुलेशंस पे पार्ट पे ध्यान नहीं दिया था इतना। देन आफ्टर गिविंग माय एग्जाम आई रियलाइज्ड कि हमको अपना कैलकुलेशन वाले पार्ट पे भी मतलब थोड़ा वर्क करना चाहिए था। मतलब वहाँ पे जो कैलकुलेटर था उस पे भी मैंने मतलब आपको पता होना चाहिए कि वो कैलकुलेटर कैसे काम करना है, कैसे यूज करना है, क्योंकि थोड़ा टाइम उसमें भी चला जाता है अगर आपकी स्पीड नहीं है कैलकुलेटर पे, तो थोड़ा बहुत टाइम वहां पे भी जाएगा। तो कैलकुलेशंस में कह सकती हूँ मेरा थोड़ा ड्रॉबैक था, और थोड़ा सा नर्वसनेस जो थी उस वजह से जो है एग्जाम इतना शायद मेरा अच्छा नहीं हो पाया। तो मतलब जब जैम का रिजल्ट आया और उसके बाद जितने भी तुमने इंटरव्यूज दिए, तो इनके बारे में क्या तुम्हें सब पहले से पता था? नहीं, इनके बारे में तो नहीं पता था। आईसीटी के बारे में तो जैसे डीयू बीएचयू इन सबके तो प्रीवियस पेपर्स मिल जाते हैं, पर आईसीटी मुंबई के लिए क्या होता है, वो लोग प्रीवियस ईयर्स पेपर आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। बस आपके पास क्या होता है, सिलेबस होता है, वो लोग अपने वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप बस वो देख सकते हैं। और ये एक चीज और थी, जब आईसीटी का एग्जाम हुआ था तो उसमें थोड़ा सा टफ इसलिए था वो एग्जाम, क्योंकि वहां पे टाइम लिमिट दिया था। या मतलब आपको विद इन 1 मिनट, या आपको 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना है, और सही आंसर भी चूज करना है। तो ओके। वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं हो पाता है थोड़ा सा, मतलब क्योंकि ये तो एकदम बिल्कुल नया है अच्छा, ये पैटर्न। तो आईसीटी मुंबई के बारे में तुम्हें पहले से पता था? आईसीटी मुंबई के बारे में तो मुझे आपकी वीडियो से ही पता चला। देन थोड़ा थोड़ा मैंने रिसर्च करा उसके बारे में, आईसीटी मुंबई के बारे में। तो मैंने देखा कि काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज वगैरह भी काफी अच्छी हैं। और यहाँ पे आपके लिए ऑप्शंस ओपन है कि आप, अगर आपको जॉब करनी है तो आप जॉब भी कर सकते हैं, और अगर आपको आगे पीएचडी करना है तो वो भी कर सकते हैं। ओके ओके। सो मतलब आईसीटी का ये तो, और बाकी जो तुमने आइजर तिरुवनंतपुरम का दिया तुमने, भोपाल का भी दिया तुमने, और जेएमसीएसआर भी दिया, राइट? यस यस। तो इन सब के बारे में तुम्हें कैसे पता चला था? आइजर्स के बारे में एक्चुअली मुझे पहले से पता था, क्लास 12th में ही मतलब मुझे पता था कि बीएस एमएस डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है और पीएचडी भी होता है, पर मुझे ये नहीं पता था कि इंटीग्रेटेड पीएचडी भी प्रोग्राम होता है। तो देन मतलब काफी सारे सोर्सेस से मुझे पता चला, और भी मेरे कुछ कुछ फ्रेंड्स थे तो जो प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ पे इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम भी परस्यू कर सकते हैं। तो देन मुझे पता चला कि अच्छा, ये भी आइजर में ये भी ऑप्शन होता है। एंड ऐसी जेएनसीएसआर का भी मुझे यूट्यूब वीडियोस से, आपकी वीडियोस के हेल्प के थ्रू ही मुझे ये सब पता चली। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज स्टूडेंट को यही ऐड करना चाहूंगा। बेसिकली होता क्या है कि सपोज आपका अगर जैम अच्छा नहीं हुआ, तो बात होती है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी की। ऐसा नहीं है कि आईआईटी एनआईटी जो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है अदर कॉलेजेस नहीं करते। बस बात ये होती है कि हमको पता ही नहीं होता है कि यार आईआईटी एनआईटी के अलावा कॉलेजेस भी है, क्योंकि जो एक आईआईटी एनआईटी का क्रेज है, मैं स्टूडेंट को यही समझाता हूँ कि वो जो क्रेज है ना, वो बीटेक के लिए है। सबसे ज्यादा जो क्रेज है वो बीटेक के लिए। मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में सच बोल रहा हूँ कि आप मास्टर्स तो करते हो, बट आईआईटी हो या एनआईटी, टॉप के आईआईटी दो तीन चार छोड़ दो, तो आपके जॉब के परसेंटेज जो होते हैं कम होते हैं। मास्टर्स लेवल पे एमएससी स्टूडेंट्स को बहुत ही कम जॉब मिलती है, ये बात फैक्ट है। सो मैं यही कहूंगा कि अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं आती, आप देख रहे हो निष्ठा ने भी, निष्ठा की रैंक बहुत अच्छी तो नहीं थी, बट उसने भी किया। और वो जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है ना, बस वही सीखना है हमको। अगर आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हो तो लाइफ में आप बहुत आगे चले जाओगे। ठीक है। सो ओके निष्ठा, आप मुझे अपना एक्सपीरियंस बताना कि तुमने आईसीटी मुंबई में तुमसे कुछ क्वेश्चन जो भी पूछे गए थे और जो अदर इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे गए थे, वो एक्सपीरियंस कैसा था, और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना सो दैट स्टूडेंट्स को आइडिया लग सके। ऑल्सो मैं आपको एक काम कर दूंगा, मेरे पास पीडीएफ है जो भी निष्ठा क्वेश्चन डिस्कस करेगी, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। सो यार निष्ठा।
यस, तो पहले आईसीटी मुंबई का डिस्कस करते हैं। तो अभी तो क्योंकि कोविड टाइम चल रहा है, तो वैसे तो ऑफलाइन होता है, तो एग्जाम वहां पे जाके देना पड़ता है, पर अभी ऑनलाइन मोड में था एग्जाम। तो हमारा प्रोक्टर्ड एग्जाम था वो। तो उसमें बेसिकली हमको 60 मिनट्स दिए गए थे और 50 क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने थे। और हर क्वेश्चन के लिए मतलब 1 मिनट से 1.5 मिनट का टाइम दिया था आपको। उसमें पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना है क्वेश्चन, और सही ऑप्शंस भी इसको चूज करना है। तो मेरे पास जो जितना मुझे उस टाइम मतलब मैं रिकॉल कर पाई, तो वो क्वेश्चंस मेरे पास हैं। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उसमें एक गैस एब्जॉर्ब करती है फोटोन एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे, और 2 वेवलेंथ एमिट होती। तो एक वेवलेंथ दी गई थी और दूसरी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी थी। तो ये ऐसे एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछा गया था। फिर ऐसे केमिकल काइनेटिक्स में क्वेश्चन दिया गया था, न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब गिवन थी, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे ग्राफ्स दिए हुए थे जो केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं। तो वहां पे हम लोग को ग्राफ फाइंड आउट करना था कि कौन सा ग्राफ सही है। तो अगर आपको पता होगा कि न्यूक्लियर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, तभी आप जो है वो करेक्ट ऑप्शन टिक कर सकते हो। तो ये था। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना था, जो कि आई थिंक सभी एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछते हैं। तो वो तो सिंपल था, उसमें बस आपको वैल्यूज पुट अप करनी थी और फाइंड आउट करना था ईएमएफ। देन स्पेक्ट्रोस्कोपी से एनएमआर में एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें आपको नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशंस बताने थे, और आप न्यूक्लियर स्पिन्स जो है ऑलरेडी गिवन था 3/2, तो उसमें आप पॉसिबल ओरिएंटेशन कैलकुलेट करके बताने थे। देन थर्मोडायनेमिक्स में एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें एक सिस्टम दिया गया था आइस और वाटर का, और उसमें पूछा गया था कि अगर आपकी आइस कन्वर्ट हो रही है वाटर में, तो रिलेशन पूछा था सिस्टम और सराउंडिंग में, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम और सराउंडिंग। तो मतलब सिस्टम ऑफ एंट्रोपी ज्यादा होगी, सराउंडिंग से कि कम होगी। तो एक वो क्वेश्चन था वहां पे थर्मोडायनेमिक्स में। इक्विलिब्रियम में जो था एक रिएक्शन गिवन थी और हमको वहां पे केसी फाइंड आउट करना था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि फिजिकल केमिस्ट्री से थे। और मतलब लगभग जो कोर्स है वो आईआईटी जैम जैसा ही है। तो अगर आप आईआईटी जैम का पढ़ लेते हो, उसी को रिवाइज कर लो, तो जो है आपका आईसीटी जो है इजीली निकल सकता है। उसमें इतने भी टफ क्वेश्चंस नहीं थे, बस हाँ थोड़ा टाइमिंग का था, क्योंकि वो टाइमिंग बहुत शॉर्ट था, तो आपको उसी में सॉल्व करना था क्वेश्चन। देन जैसे इनऑर्गेनिक में क्या था क्वेश्चन कि आपको कुछ कुछ सेट दिए हुए थे ऑक्साइड्स के, और उसमें आपको बताना था कि इसमें कौन सा आयनिक ऑक्साइड है। तो एक ये क्वेश्चन आया था। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि एल्कली मेटल्स को हमने अमोनिया में डाला, तो उसकी जो जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कंडक्टिंग इन नेचर होता है, ब्लू कलर का होता है सोल्यूशन, तो उसकी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आया था। एंड नेक्स्ट डाइबोरेन पे क्वेश्चन आया था कि व्हेन डाइबोरेन इज ट्रीटेड विद अमोनिया, तो जो भी हमारे रिजल्टिंग कैटायन और एनायन हमको मिल रहा है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी थी। एंड देन केमिकल बॉन्डिंग से जो क्वेश्चन आए थे वो हाइब्रिडाइजेशन पे पूछे गए थे। एंड आप जो सेंट्रल मेटल पे कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन पे क्वेश्चंस थे। बॉन्ड ऑर्डर्स पे क्वेश्चंस थे, जो कि नॉर्मली हम लोग हर एग्जाम में देखते ही हैं। देन आपका एफ ब्लॉक से भी आया था। एफ ब्लॉक जनरली नहीं आता है, पर इसमें पूछा गया था। इसमें भी क्वेश्चन सिंपल ही था कि आपको लेंथेनाइट्स दे रखे थे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो उसमें पूछा गया था कि लार्जेस्ट आयनिक रेडियस कितना होगा एक्वस मीडियम में बताना था। तो एक्वस मीडियम अगर पढ़ लिया तो आप करेक्ट आंसर कर सकते हो। देन एक क्वांटम केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आया था, वो मुझे अभी एग्जैक्टली तो याद नहीं है, पर एक क्वांटम केमिस्ट्री से भी था क्वेश्चन। देन कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटालिक्स तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसमें से एक कॉम्प्लेक्स गिवन था, उसमें पूछा गया था कि आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताओ, उसके कितने हैं टोटल। एंड ऐसी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल्स का भी एक कॉमन क्वेश्चन था। देन एनालिटिकल केमिस्ट्री में
काफी क्वेश्चंस आए थे। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में बेसिकली आपसे नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, इन सब पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड ऑल्सो ये थोड़ा सा मतलब अलग था, जैसे हम लोग ये इग्नोर कर देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स और एरर्स, पर इसमें यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया था सिग्निफिकेंट एरर्स और हमारे एरर्स पे। तो ये जो है छोटे छोटे टॉपिक्स जो है, अगर इनको भी पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे एक एक मार्क्स के लिए जो है मतलब आपको सीट मिल भी सकती है और फिर नहीं भी मिल सकती है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स भी जो है पढ़ते रहना चाहिए बीच बीच में। एंड ऐसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके जो क्वेश्चंस आए थे वो आइडोफॉर्म टेस्ट से आए थे। और एक क्वेश्चन था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज करना था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यूज में। एंड एक क्वेश्चन था नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब उस कंपाउंड का आपको नेम लिखना था, नॉमेनक्लेचर करना था। देन एक क्वेश्चन था स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, की आपकी कॉन्जुगेटेड वाली एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी कि क्यूमुलेटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, और कौन इजिली रिएक्ट करेगा विद एचबीआर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आईसीटी मुंबई में मतलब पूछे गए थे। और इसका मतलब हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स था और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी इसमें बस। मतलब मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूंगा कि जिस हिसाब से मैंने भी क्वेश्चन सुना, और एक्चुअल में मैं क्वेश्चंस को पहले भी मतलब जब स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था तो मुझे पता चला था कि इस तरीके का क्वेश्चंस आया है। सो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर आप जैम की प्रिपरेशन करते हो तो आपको कुछ आईसीटी के लिए अलग से टाइम देना चाहिए। बस थोड़ा सा एनालिटिकल केमिस्ट्री, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देखोगे तो बीएचयू, एचसीयू, इन सब में भी उसका वेटेज होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम आपको एनालिटिकल पे देना पड़ेगा, सो दैट अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए सो वहां पे आपको काम करना पड़ेगा। सो रिजल्ट यही निकल रहा है कि आप जैम की प्रिपरेशन करते रहो, ऑलमोस्ट आपके आईसीटी की अगर प्लान कर रहे हो तो आईसीटी का हो जाएगा। व्हाट डू यू थिंक निष्ठा, हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ओके और ओके। एक एडवाइस मैं और देना चाहूंगी, जैसे यस। आईसीटी मुंबई के लिए मतलब मॉक टेस्ट हुआ था, तो या उस मॉक टेस्ट में मुझे पता चल गया था कि यहाँ पे टाइम लिमिट है। तो ऐसे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले हैं कि तुरंत वहां पे गए और क्वेश्चंस कर लिए। तो 1 वीक का टाइम था, तो मैंने क्योंकि सब कुछ तो पढ़ा हुआ था आईडी जैम का, तो मैंने क्या करा उस टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, मतलब स्टॉप वॉच मैंने रखी और टाइम सेट कर लिया कि इस 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्व करना है। तो आप अगर ऑनलाइन मोड में होता है तो ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं मतलब ट्राई कर सकते हैं कि उसी टाइम लिमिट में जो है आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, जब ये ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन में भी सेम रूल रहता है कि नहीं? ऑफलाइन का मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर ऑनलाइन का ही मुझे पता है। ऑफलाइन का शायद हो सकता है डिफरेंट पैटर्न हो, क्योंकि वो तो वहीं पर जाके देना होता है। ओके ओके। सो ठीक है, मतलब ये। अच्छा, आईसीटी मुंबई के बाद तुमने फिर कौन किसका इंटरव्यू दिया था? आईसीटी मुंबई से पहले मेरा आइजर टीवीएम का मेरा इंटरव्यू था। तो उसमें क्या था कि जाम रैंक शायद उनका कुछ डिफरेंट था, तो उन्होंने अराउंड 500 या 600 लिए, मतलब लिए थे मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। ये मेंशन करूंगा कि अगर आपकी आइजर टीवीएम का, मुझे पता है मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, अगर आपकी 1000 तक रैंक है टीवीएम में तो टीवीएम मोस्टली बुलाता है स्टूडेंट को 1000 रैंक तक। ऑल्सो यहाँ पे एक अच्छा ये चांसेस होता है कि अगर आपका जैम मतलब अगर क्वालिफाई भी है तो आप आपकी अच्छी रैंक भी नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये मुझे बेनिफिशियल लगता है, क्योंकि बाकी आइजर्स में क्या उन्होंने एक रैंक डिसाइड कर रखी है कि इस रैंक के अगर बिलो है तो ही बुलाते हैं। यस हाँ। तो यहाँ पे आइजर टीवीएम में क्या हुआ था कि मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने क्या करा था, एक लिस्ट प्रिपेयर करी थी जो जिसमें था नॉन जैम स्ट्रीम, मतलब या तो जिनकी रैंक कम है या जिन्होंने जैम नहीं दिया है वो भी देख सकते हैं। अगर किसी ने जैम नहीं दिया है तो वो भी दे सकते हैं। तो फिर उसमें क्या हुआ था, मेरा एक प्रॉक्टर्ड एग्जाम हुआ था, तो वो भी 1 आवर का था। उसमें सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आईआईटी जैम के थे, मतलब बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे बस। उसमें 1 आवर का टाइम था। देन आपको 1 आवर के बाद तुरंत पता चल जाता है, मतलब उनके थ्रू मेल आ जाता है कि आप इंटरव्यू राउंड के लिए सिलेक्टेड हो कि नहीं। तो ओके। तब मेरे पास उसी टाइम मेल आ गया था। फिर
मेरा राउंड 1 इंटरव्यू हुआ था, तो उसके क्वेश्चंस मेरे पास हैं कुछ जो जो मुझसे पूछे गए थे आइजा टीवीएम में। ठीक है। तो एक जैसे उन्होंने मुझसे पहले प्रेफरेंस ऑर्डर पूछा था। तो मैंने बताया कि मुझे फिजिकल केमिस्ट्री बहुत पसंद है। तो अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में ही जैसे अगर आपको कोई टॉपिक बहुत अच्छा लगता है तो आप पहले ही उनको बोल दो कि ये टॉपिक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो वो आपसे उसी से सारे क्वेश्चंस पूछ लेंगे। जैसे मैंने बताया था कि मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत पसंद है, तो उन्होंने मुझसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पूछा, और बाकी भी कुछ कुछ और भी क्वेश्चंस थे फिजिकल के जो मुझसे पूछे गए थे। तो जैसे राउंड 1 में मुझसे पहले पूछा था क्वेश्चन कि एक कंसंट्रेशन सेल गिवन था, और उसमें उन्होंने पूछा कि आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है। तो क्योंकि कंसंट्रेशन सेल था तो एनोड कैथोड तो वैसे भी सेम होते हैं उसमें। तो उसमें फिर उन्होंने मुझसे बोला कि ये वैल्यूज गिवन है, अब आप इसका ईएमएफ कैलकुलेट करो। तो वो मैंने कैलकुलेट करा था। फिर उन्होंने मुझसे फॉर्मूला पूछा कि आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करा यहाँ पे। तो हम लोग नॉट्स इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो वो मैंने सॉल्व करा, तो उन्होंने कहा यस दिस इज करेक्ट। फिर उन्होंने मुझसे एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जो कि मतलब हम लोग शायद 9th-10th में पढ़ते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको रेजिस्टेंस गिवन है 5 ओम का और 7 ओम का, तो आपको बताना है कि अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, और अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसकी क्या वैल्यू होगी। तो मतलब जैसे लोगों को लगता है ना कि इंटरव्यू है, मतलब काफी नर्वस हो जाते हैं, ये पता नहीं क्या पूछेंगे, इतने बड़े बड़े, एक तो वो लोग रिसर्चर होते हैं। तो मतलब आप कॉन्फिडेंट रहो, और मतलब वो लोग बहुत बेसिक लेवल का पूछेंगे और बहुत हेल्पिंग होते हैं। जैसे अगर नहीं भी आता है तो आपको सोचने का टाइम देंगे, हिंट्स देंगे। तो वहां पे ये बहुत अच्छा है। और उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था पोलैरोग्राफी पे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या होता है ये, कहाँ पे यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं। तो वो सब तो मैंने बता दिया था। फिर वहां पे उन्होंने इल्कोविक इक्वेशन पूछी थी मुझसे, वो काफी लंबी थी तो उस टाइम मुझे याद नहीं थी, तो मैंने उनको बोल दिया कि अभी मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, बस एक डिफ्यूजन करंट और एनालाइट की जो कंसेंट्रेशन होती है उस पे उन्होंने मतलब पूछ लिया था, इसका रिलेशन बताओ कैसे होता है ये। तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई थी वहां पे, पर उन्होंने हिंट दिया तो मैंने सही उनको आंसर कर दिया था। तो फिर वो सेटिस्फाइड थे मुझसे फिजिकल केमिस्ट्री में। देन फिर उन्होंने इनऑर्गेनिक पे आए, तो उन्होंने मुझसे इनऑर्गेनिक के कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे। जैसे उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा कि एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो डाइमर फॉर्म करता है। तो उन्होंने उसका रीजन मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों होता है। तो जैसे मैंने उनको थोड़ा मतलब सोचा, फिर मैंने बताया कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए शायद वो करता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका दूसरा रीजन है। तो फिर वहां पे थोड़ा सा मैं मतलब कंफ्यूज हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप मतलब बाद में ट्राई करना। फिर उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कोई भी आप ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बता दो पी ब्लॉक से। तो मैंने फिर XDF4 बताया था। तो उन्होंने फिर मुझसे उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला था कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, और इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो प्रिपरेशन के लिए मैंने बताया उनको, तो कि जैसे वो निकल वेसल में हम लोग निकल वेसल यूज करते हैं, और जीनॉन और फ्लोरीन का एक स्पेसिफिक रेशियो लेते हैं, तो हम लोग XDF4 हम लोग मतलब मिल सकता है हमको। तो उन्होंने बोला फिर कि निकल वेसल ही क्यों यूज करते हैं, ग्लास वेसल क्यों नहीं यूज करते। तो अब ऐसा तो कुछ मैंने पहले से कभी पढ़ा नहीं था, तो थोड़ा थोड़ा मैंने आइडिया लगाया कि मे बी हो सकता है निकल कैटलिस्ट की तरह यूज कर सकते हैं उसको, या फिर जो फ्लोरीन मतलब इतना शायद निकल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा हाँ, आपका कुछ कुछ आंसर राइट है पर फुल्ली करेक्ट नहीं है। तो ऐसे मेरा इनऑर्गेनिक का फिनिश हो गया। फिर उन्होंने हाँ एक और क्वेश्चन पूछा था डायबोरेन से कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाओ, और साथ ही साथ जो बोरॉन होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो वो मैंने सही बता दिया था। एंड देन ऑर्गेनिक में जो है उन्होंने मुझे
मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए थे और उन्होंने बोला था इसमें से बताओ कि कौन इजिली रिएक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल के साथ और क्यों करेगा। तो उसका भी आंसर मैंने सही सही कर दिया था, तो वो मतलब राउंड वन में मुझसे सेटिस्फाइड थे। तो मुझे लग रहा था कि हाँ राउंड वन मेरा क्लियर हो जाएगा, तो क्योंकि वहाँ पे 2 राउंड्स थे। तो दूसरे राउंड के लिए फिर मुझे एक दिन बाद मतलब उनकी वेबसाइट पे ही नाम आ गए थे कि कौन कौन शॉर्टलिस्ट हुआ है राउंड 2 के लिए। तो देन फिर मेरा राउंड 2 हुआ था। तो जहाँ पे राउंड 2 में भी मुझसे काफी सिंपल क्वेश्चंस ही पूछे थे, बेसिक क्वेश्चंस जो हम लोग जाम के लिए पढ़ते हैं। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा था कि CO2 और H2O के लिए नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स बताओ, और CO2 में कौन कौन से एक्टिव और इनएक्टिव मोड्स होते हैं। तो वो मैंने जो है बता दिया था। देन उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर हमारे पास 2 सेपरेट बीकर्स हैं और हम लोग उसमें वाटर लेते हैं और एक में हम लोग एसिड ऐड करते हैं, एक में हम लोग NaCl ऐड करते हैं, तो कौन सा सोल्यूशन ज्यादा कंडक्टिंग होगा। तो मैंने उनको बताया कि जिसमें हम लोग एसिड ऐड करेंगे। तो उन्होंने मुझसे फिर रीजन पूछा कि क्यों। तो मुझे इसका वो तो पता था कि ग्रोथस मैकेनिज्म एक होता है, बट एग्जैक्टली उसमें उन्होंने मुझसे उसका पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने को बोला था, तो वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मतलब इट्स ओके, आई एम सेटिस्फाइड विद यू। तो फिर नेक्स्ट सर ने मुझसे मतलब पूछा कि डेफिनेशन बताओ पीएच की क्या होती है। तो वो तो बहुत सिंपल थी, तो वो तो बता दिया था मैंने। देन उन्होंने मुझसे पूछा था कि 10 मोलर HCl सोल्यूशन का आपको पीएच कैलकुलेट करके बताना है। तो पीएच 10 का तो मतलब उन्होंने पहले फॉर्मूला पूछा आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि ये तो अराउंड -1 आएगा। तो उन्होंने फिर पूछा कि -1 तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा 0 to 14 ही होता है पीएच स्केल। तो फिर उन्होंने एक्सप्लेन करने को बोला कि आप क्या क्या मेथड यूज कर सकते हो, मतलब कैसे आप फिर पीएच कैलकुलेट करोगे, करेक्ट पीएच कैसे आप फाइंड आउट करोगे। तो उस टाइम तो मुझे आंसर याद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कहा इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो फिर देन एक जो नेक्स्ट रहते हैं उन्होंने मुझसे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस पूछे थे, जिसपे गोल्ड कॉम्प्लेक्स दे रखा था और उसमें गोल्ड का मतलब वैलेंसी पूछी गई थी। तो उसमें उन्होंने मुझसे मतलब एक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड ही दे रखा था, तो उसमें वैलेंसी पूछी थी। देन उसमें एक्चुअली गोल्ड की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा और कौन कौन सी स्टेट्स हो सकती हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैंने उनको बताया कि +1 भी होती है। देन उन्होंने मुझसे पूछा कि कॉपर की कौन कौन सी वैलेंसीज होती हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। देन उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था ऑर्गेनोमेटालिक से। उसमें क्वेश्चन ये था कि आपको डिफरेंट डिफरेंट मतलब दे रखे थे कॉम्प्लेक्सेस, और उसमें पूछा था सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन था। तो वहां पे सिंपली आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल लगाना था, तो वो सिंपली हो जाता क्वेश्चन। एंड देन ऑर्गेनिक में उन्होंने मुझसे जीओसी पूछा था, उसमें एक इंडक्टिव इफेक्ट से था क्वेश्चन, एक कार्बोकेटाइन और कार्बो एनाइन से था क्वेश्चन, जो जनरली हम लोग जाम में जैसे क्वेश्चंस फेस करते हैं। तो वो थे क्वेश्चंस, और वही एक कंपाउंड दे रखा था, उसमें प्रिडिक्ट करना था कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, और उसका रीजन भी बताना था कि क्यों है ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक। तो इस टाइप से मेरा राउंड 2 भी क्लियर हो गया था। तो देन फिर मतलब कुछ टाइम बाद 10 to 14 days बाद फिर उन्होंने लिस्ट निकाली, तो देन मैंने देखा कि आई वाज सिलेक्टेड फॉर दैट IISER। तो उस टाइम कैसा लगा था जब तुम्हारा लिस्ट में नाम था? तब तो मतलब ये लग रहा था कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। मेरा तो आइजर भोपाल नहीं निकला था, आइजर भोपाल जून में हुआ था, JNCSR का भी हुआ था। तो मैंने कहा शायद इसमें भी नहीं होगा, पर मुझे हाँ, क्योंकि जब मतलब जब आप आंसर करते हो तो टीचर आपको खुद ही मतलब बोलने लगता है कि वेरी गुड, सेटिस्फाइड। तो मुझे उनके रिस्पॉन्स से लग रहा था कि शायद वो लोग मुझे ले लेंगे। तो मैं यही सोच रही थी कि मुझे ले लेंगे, तो देन फाइनली मैंने देखा कि मेरा नाम वहां पे आ गया है।
सर ओके, मतलब तुम्हारा ये एज अ टेलर का इंटरव्यू, उसके पहले तुमने आइजर भोपाल का दिया था और जेएनसीएसआर का दिया था, तो और तुम्हारा जेएनसी आइजर भोपाल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आइजर भोपाल का थोड़ा सा मेरा कम अच्छा इसलिए हुआ था क्योंकि उससे पहले मेरा जेएनसीएसआर बैंगलोर का हुआ था। उससे जस्ट एक दिन पहले मतलब 15 जून को मेरा जेएनसीएसआर बैंगलोर का था और 16 को मेरा भोपाल का था। तो हुआ क्या था कि जेएनसीएसआर बैंगलोर का मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था। मतलब मैंने ऐसे कभी इंटरव्यू फेस नहीं किया था, तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी। तो मतलब जो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसका भी मैं कंफ्यूज हो जा रही थी कि इसका आंसर क्या होगा, इसका क्या होगा। उन्होंने मतलब टाइम दिया था सोचने का, पर उस टाइम बिकॉज ऑफ नर्वसनेस जो है मैं थोड़ा थोड़ा जो है भूल गई थी। तो इसलिए क्योंकि मुझे जेएनसीएसआर में भी मतलब मैंने सोचा था कि इसमें अप्लाई करते हैं तो मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। बट फिर क्योंकि मुझे पता था मेरा नहीं होने वाला है क्योंकि मैंने इतने अच्छे आंसर्स दिए नहीं थे, तो उसी की वजह से मैं थोड़ा सा डिप्रेस हो गई थी। और आइजर भोपाल का भी जो है वो ऐसे ही चला गया था। मतलब इसमें क्वेश्चंस तो मैंने आंसर कर दिए थे, पर जैसे मुझसे उन्होंने आइजर भोपाल में मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे। जैसे मैंने बताया था कि फिजिकल केमिस्ट्री मुझे पसंद है, तो उन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट किया था। तो उन्होंने मुझसे गैसियस स्टेट के क्वेश्चंस पूछे थे, जो हम लोग एजम्पशंस पढ़ते काइनेटिक थ्योरी पे। तो उसी पे जो है उन्होंने कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे, तो वो तो मैंने बिल्कुल अच्छे से आंसर कर दिया था। देन उन्होंने मुझसे थर्मोडायनेमिक्स में केमिकल पोटेंशियल से पूछा था क्वेश्चन। वो थोड़ा सा ट्रिकी था, तो उस टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने थोड़ा बहुत सोचा, फिर मैंने उनको बोल दिया कि अभी मुझे नहीं आ रहा है इसका आंसर। देन उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, मतलब ट्रू फॉल्स बताना था। उसमें पूछा था कि क्या एंट्रोपी जीरो होगी एडियाबैटिक प्रोसेस में फॉर अ क्लोज सिस्टम। तो देन वहां पे मैंने बताया कि हाँ सर ये ट्रू होगा। देन उन्होंने मुझसे रीजन पूछा। देन वहां पे मैंने उनको बताया कि कैसे ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो वहां पे बस मैं एक क्वेश्चन नहीं आंसर कर पाई थी, वो थर्मोडायनेमिक्स में जो केमिकल पोटेंशियल वाला था। देन उन्होंने फिर मुझसे कुछ कुछ इनऑर्गेनिक भी क्वेश्चन पूछे थे, जैसे SF4 का उन्होंने मुझसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा था। और उन्होंने मुझसे बोला था कि इसको ड्रॉ करके दिखाओ कि कैसा होगा। तो और उन्होंने मुझसे ये भी बोला था कि स्ट्रक्चर इसका एक्सप्लेन करो कि जैसे सीसॉ होता है तो SF4 का स्ट्रक्चर, तो वो ऐसा क्यों है। तो देन उसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था। देन उन्होंने मुझसे कोऑर्डिनेशन से पूछा था एक क्वेश्चन, जिसमें कि जो आयनाइजेशन वाला जो होता है कंपाउंड, तो उस पे एक मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो वो भी मैंने बता दिया था। देन उसमें उन्होंने थोड़ा सा स्पेक्ट्रोस्कोपी डाल दिया था, जिसमें कि मतलब काफी सारी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होती है, पर क्योंकि मैंने सारी तो नहीं पढ़ी थी उस टाइम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, तो उस टाइम तो मुझे आंसर नहीं पता था कि उसका आंसर क्या होगा, तो वो तो मैं नहीं बता पाई थी। देन ऐसे ही उन्होंने मुझसे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे पूछा था कार्बोनिल्स की, तो वो तो सिंपल था, वो तो मैंने बता दिया था। और ऑर्गेनिक में भी इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पूछा था कि इलेक्ट्रोफाइल जो है जब न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका प्रोडक्ट बताना था। तो वो भी मैंने मतलब थोड़ा सा उसमें मेरा मिस्टेक हो गया था, क्योंकि मेरा ऑर्गेनिक जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो वहां पे थोड़ा सा मेरा वो हो गया था। तो एंड हो गया। देन फिर जब सेकेंड राउंड के लिए हुआ है, तो पर वहां से मुझे एक्सपीरियंस मिल गया, तो अभी मेरा शायद ICTVM में जो है मुझे मैं अच्छा कर पाई और मैं सिलेक्ट भी हो गई। ये जो सो अभी मतलब तुम्हारे पास कई सारे ऑप्शन है, तो तुम्हारा क्या प्लान है, मतलब किधर जाना है? अभी तो मैंने वैसे डिसाइड करा है कि ICT मुंबई, क्योंकि इसलिए क्योंकि एक तो वहां पे मेरे पास ऑप्शंस ओपन है कि हम लोग जॉब के लिए भी जा सकते हैं, PhD वैसे तो मुझे PhD परस्यू करना ही है, बट फिर भी एक होता है, अभी तो अच्छा लग रहा है कि हाँ PhD करना है, बट 2 इयर्स बाद तो नहीं मतलब पता होता। तो इसलिए मैंने सोचा कि ICT मुंबई ज्वाइन करते हैं। और मैंने वहां पे क्या करा
कि वहाँ की जो फैकल्टीज थी, मैंने उनके बारे में पूरा रिसर्च करा कि क्या क्या उन्होंने कर रखा है। तो मैंने देखा कि कुछ कुछ टीचर्स थे जो उन्होंने मतलब जो मुझे टॉपिक पसंद है उन पे उन्होंने रिसर्च कर रखा है। तो मेरे लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई है। और आईसीटी मुंबई की तो जो इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज हैं वो भी काफी अच्छी हैं। तो मैंने सब जगह से पता करा तो आईसीटी मुंबई मुझे बेस्ट लगा। तो अभी तो आईसीटी मुंबई का ही प्लान है। ओके ओके। सो यहाँ पे मैं स्टूडेंट को एक चीज ये बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, अगर आपको कॉलेजेस, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो उससे पहले भी ये चीज आप फोकस रहो कि आपको, देखो आईआईटी या एनआईटी से एमएससी करने को एक है कि बस टैग का थोड़ा सा डिफरेंस है। बट आप ये, अगर आप पीएचडी के लिए सोच रहे हो तो आप ये देखो जिस फील्ड में आपको रिसर्च करना है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, क्या उस आईआईटी या उस एनआईटी में वहां प्रोफेसर उस फील्ड में काम करते हैं कि नहीं। क्योंकि ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट अच्छी रैंक आती है और वो आईआईटी अच्छी चले जाते हैं, बट वो बाद में ये चीज नोटिस करते हैं कि जिस फील्ड में उनको इंटरेस्ट है वहां पे उसका काम होता ही नहीं है। सो अल्टीमेटली आपके लिए वो लॉस होगा। कोई आईआईटी कोई एनआईटी खराब नहीं होती है। आप बस ये देखो आपका रिसर्च इंटरेस्ट जिसमें है वो मैच करना चाहिए। सो अच्छा, ये बताना निष्ठा कि बेसिकली इस समय 6 महीने बाकी हैं अभी जैम एस्पिरेंट को, 2022 वाले को। सो उनको कुछ एडवाइस देना चाहोगे कि वो किस हिसाब से प्लान करें। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जहाँ से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हो चाहे कोचिंग से, आपको मतलब हर टाइम मोटिवेटेड रहना है कि मतलब हो जाएगा। मतलब जो है, और आपको जो है एकदम फोकस्ड रहना है कि जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम लोग टाइम टेबल सेट करते हैं कि अब तो बिल्कुल कल से तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, पर वो थोड़े थोड़े दिन बाद क्या होता है कि लगता है अब तो नहीं हो पाएगा, बहुत बोरिंग लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है। तो अगर आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे मेरा केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री को एग्जाम के लिए मत पढ़ो। एग्जाम, आप केमिस्ट्री को पढ़ो क्योंकि आपको पसंद है, आपको इंटरेस्ट है। तो जब आप उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेने लगोगे ना, तो आपका और मन करेगा कि इसमें और पढ़ें, क्या क्या है। तो अगर आपका अगर आपको मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो पढ़ो ही, पर ये इसके लिए पढ़ो कि क्योंकि आपको अच्छी लगती है केमिस्ट्री, इसलिए पढ़ो तो आप जो है और अच्छे से कर पाओगे। और बाकी तो अपना लास्ट 10 इयर्स जो हम लोग करते हैं वो, मतलब मैंने इस बार जो देखा था कि 2021 के पेपर में सिर्फ लास्ट ईयर के पेपर से नहीं होना है, सिर्फ नोट से नहीं होगा जब तक आप बुक रीडिंग नहीं करोगे। बुक रीडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके पास एक बुक होनी चाहिए, जरूरी नहीं हो फॉरेन ऑथर की हो, एक आपके पास क्या होना चाहिए, मतलब बुक होनी चाहिए जिससे आप उसको पढ़ो और उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। तो जैसे मैंने क्या करा था कि मैंने अपने टाइम पे, जैसे मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा था, पहले 11th 12th का मैंने करा कवर, फिर मैंने जेई मेंस एडवांस के क्वेश्चंस करे केमिस्ट्री में जो भी पूछे गए थे। देन मैंने यूट्यूब वीडियो से थोड़ा थोड़ा हेल्प लिया कि कैसे कैसे कुछ, क्योंकि कुछ कुछ नए टॉपिक्स होते हैं जो हमने 11th 12th में नहीं पढ़े। देन मैंने बुक को रेफर करा, मैंने सारे जो नोट्स हैं सब बुक से बनाए, फिर देन क्वेश्चन सॉल्व करे। तो बुक रीडिंग मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुक रीडिंग जरूर करना, मतलब मुझे ऐसा लगता है। ओके, आई थिंक मतलब मैं भी यही हमेशा स्टूडेंट को सजेशन देता हूँ कि अगर आप बुक रीड नहीं करते हो तो आप एमएससी में आने के बाद ये चीज रियलाइज करोगे कि आप बहुत सारे स्टूडेंट से पीछे हो। आपको रैंक तो अच्छी आ जाएगी क्योंकि एक कंपटीशन का जोन अलग होता है, और जब रिसर्च में आप अगर आते हो तो वो जोन बहुत ही डिफरेंट है। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मतलब मुझे बीएससी में कोई गाइड करने वाला था नहीं, तो मतलब मुझे आइडिया नहीं था। मतलब मैंने बीएससी में एक भी बुक नहीं रीड की, ठीक है। और मतलब मैं कंपटीशन के लिए यूट्यूब वीडियोस इधर उधर से मतलब थोड़ा बहुत प्रिपेयर था। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी बट इधर उधर से पढ़ लिया था। सो अल्टीमेटली अब मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, अभी मेरा 2nd ईयर चल रहा है। सो अभी मुझे ये चीज रियलाइज हो रही है कि यार अगर शायद मैं बीएससी स्टार्टिंग में बुक्स को रीड करता तो शायद आज मैं बहुत ही आगे होता। सो बुक रीडिंग अभी से स्टार्ट कर दो। मैं ये नहीं कहता कि तुम क्लेडन उठाओ ऑर्गेनिक एक एक लाइन बाय स्टार्ट कर दो। आप बेसिक से जाओ, कॉला बाई ब्रूस ले लो, वहां पे बहुत ही बेसिक से दिया होता है। सो कहीं ना कहीं कोई भी बुक खराब नहीं है, आप स्टार्ट करो। बुक रीडिंग बेसिक से नहीं करोगे तो आगे चल के आपके लिए दिक्कत होगी। सो या आई थिंक इतना सफिशिएंट है। और कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहोगी स्टूडेंट्स को।
यस, एक चीज और आईआईटी एग्जाम के लिए कि जैसे मैंने जब 10 इयर्स करा था तो मुझे लगा था अब तो मेरा हो ही जाएगा, क्योंकि मतलब बहुत अच्छा हो रहा था, 10 इयर्स तो इजिली सॉल्व हो गए। तो ये मत सोचो कि ऐसी पैटर्न फॉलो होता रहेगा, क्योंकि कुछ भी मतलब आईआईटी एग्जाम ऐसे एग्जाम है बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। जैसे इस बार तो मतलब ऑर्गेनिक इतना टफ था, मतलब उसमें तो स्टीरियो केमिस्ट्री भी डाल दी, सब डाल दिया। तो मतलब केमिस्ट्री पढ़ो तो पूरा पढ़ो, बिल्कुल अच्छे से पढ़ो। और हाँ, कैलकुलेशंस वाले पार्ट पे ज्यादा अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि कैलकुलेशंस इस बार तो बहुत लेंदी, मतलब मुझे तो काफी लेंदी लगा था। और अगर हो सके तो जैसे प्ले स्टोर वगैरह पे कैलकुलेटर जो है पहले से डाउनलोड कर लो, तो जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो तो उसी कैलकुलेटर पे अगर आप करोगे तो आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, और ये आपको एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेगा। सो मैं यहाँ पे एक चीज ये ऐड करना चाहूंगा, मतलब ठीक है आप आईआईटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर किसी को आइजर ये सब में अगर इंटरेस्टेड है, सो अभी का मेरा प्लान बेसिकली चैनल पे, मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्टिव था जब ये आइजर वगैरह के इंटरव्यू होने वाले से, मतलब मैं मतलब कोशिश कर रहा था, जो भी मेरे फ्रेंड्स कनेक्टेड है आइजर वगैरह में, उनसे उन्होंने मेरी भी हेल्प की, मतलब उन्होंने वीडियोस रिकॉर्ड किए, उन्होंने मुझे सेंड किया, देन मैंने चैनल पे पोस्ट किया, सो दैट स्टूडेंट्स को आइडिया लग सके, उनको मतलब एक कॉन्फिडेंस आ सके कि यार ये तो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। सो अभी जस्ट मतलब अभी जब ये हम डिस्कस कर रहे थे, सो मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि अगर आप चाहते हो तो इंटरव्यू सेशन, इसीलिए मैं वीडियोस मतलब स्टूडेंट्स को बुलाता हूँ, इनवाइट करता हूँ कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, सो दैट आपको ये पता चल सके कि यार यही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत नॉर्मल है। इंटरव्यू का ये मतलब नहीं, हम जानते हैं इंटरव्यू में सब स्टूडेंट डरते हैं, इनफैक्ट मैं खुद ही इंटरव्यू नाम सुन के यार लगता है पता नहीं कैसा होगा, ये चीज होती है। तो मैं एक चीज आपके लिए ये कर सकूंगा, अभी आप आईआईटी एग्जाम अपना दो अच्छे से, जब ये इंटरव्यू सेशन होने वाला होगा आपका, उसके 1 महीना पहले से मैं कुछ ऐसी कुछ लोगों को, जो भी मेरे फ्रेंड्स है आइजर वगैरह में, सो उनसे मैं ये बात कर लूंगा कि आपका मैं इंटरव्यू टाइप का जैसे वहां पे लिया जाता है, सो उस टाइप का भी हम स्टार्ट कर देंगे कि आपसे पूछेंगे क्वेश्चन जिस हिसाब से वहां पैटर्न फॉलो होता है, सो दैट आपको पहले से एक्सपीरियंस हो सके। जैसा निष्ठा ने एक चीज ये बताई, जहां मुझे ये लगा कि शायद मैं भी ये चीज कर सकता था। निष्ठा ने ये बताया कि सबसे पहले उसने जेएनसीएसआर का इंटरव्यू दिया, तो उसको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस नहीं था, सो उसका पहला इंटरव्यू खराब हुआ। आइजर भोपाल जस्ट नेक्स्ट था, तो उसका वो भी बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाया। सो कहीं ना कहीं ये चीज हम इस पे भी काम करेंगे, मतलब मेरा सिर्फ एक मोटो है चैनल, और मेरा सिर्फ एक मोटो है कि स्टूडेंट्स की जितनी हेल्प कर सके वो करेंगे। सो ये मतलब अभी मेरे दिमाग में प्लान आ रहा है कि ये चीज भी हम स्टार्ट कर सकते हैं कि यार इंटरव्यू मतलब उनका एक बार ले ले, सो दैट उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार मैं भी तो दे सकता हूँ। सो शायद मे बी मैं यस निष्ठा सर। को भी इनवाइट करूंगा नेक्स्ट ईयर, सो निष्ठा विल यू जॉइन अस? यस यस श्योर। और अगर जैसे ना आपके जैसे जो भी आप कॉलेज में पढ़ते हो तो वहाँ पे आपके यहाँ कुछ ना कुछ कॉम्पिटिशन्स होते रहते होंगे, या तो मैं सजेस्ट करूंगी कि वो उन कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लो, क्योंकि मैं भी बहुत शाय पर्सन थी, मतलब मुझे बहुत डर लगता था लोगों के सामने बोलने में। पर जब मैंने वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना स्टार्ट करा, तो वहाँ पे जैसे हमारा एक होता है नेशनल साइंस फेस्ट होता है एवरी ईयर ऑन 20th Feb। तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम अपना मतलब दिया था कंपटीशन। तो वहाँ पे मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं वहाँ पे फर्स्ट आई हूँ। तो फिर वहां से मुझे टीचर्स ने इंकरेज करा कि तुम तो इतना अच्छा बोलती हो, तुम क्यों इतना डरती हो। तो वहां से जो है मेरा थोड़ा शाइनेस खत्म हुआ, फिर धीरे धीरे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। तो अगर आपको जहां जहां अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वहां ग्रैब करते रहो, आपको पता नहीं कि कब आपको कहाँ ये सब अपॉर्चुनिटीज मतलब जरूरत पड़ जाए। जैसे आइजर में तो बहुत ही लोग देखते हैं। मेरा तो एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो गया था बीएससी फर्स्ट ईयर में ही। तो